हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ एंड कंपोजिशन। यानी कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या डेंसिटी है, क्या ग्रोथ है, क्या कंपोजिशन है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो कहा जा रहा है द पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंट्री। तो लोग जो होते हैं किसी भी कंट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। इंडिया द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में इंडिया जो है पॉपुलेशन के आधार पर दूसरे नंबर पे आता है। चाइना का पॉपुलेशन इंडिया से ज़्यादा है ना। इंडिया का टोटल पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से 1210 मिलियन है। तो इसको करोड़ में चेंज किया जाए तो 121 करोड़ आता है। इंडियाज पॉपुलेशन लार्जर देन टोटल पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो पूरे नॉर्थ अमेरिका में जितने भी देश हैं, आप मैक्सिको, कनाडा, यूएसए और भी छोटे मोटे आइलैंड हैं, तो सबको यदि जोड़ भी दिया जाए तो उससे ज़्यादा है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पुट टुगेदर। यानी तीनों कंटिनेंट को साथ में जोड़ दिया फिर भी इंडिया ऐसा पॉपुलेशन नहीं हो पाएगा। मोर ऑफन इट इज आर्ग्यूड दैट सच अ लार्ज पॉपुलेशन इनवेरिएबली पुट्स प्रेशर ऑन इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। तो कहा जाता है कि इस तरीके का जो इतना बड़ा पॉपुलेशन है इंडिया का, एक लिमिटेड रिसोर्सेज, हर कंट्री का रिसोर्स लिमिटेड ही होता है, उस पर प्रेशर डालता है। इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन द कंट्री। और यही जो है हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसका ये मेन रीजन है। आगे यदि देखा इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। तो इंडिया का पॉपुलेशन का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या डेंसिटी है, क्या ग्रोथ है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन डाटा। पॉपुलेशन डाटा का सोर्स क्या है? तो पॉपुलेशन डाटा कलेक्टेड थ्रू सेंसस ऑपरेशन हेल्ड एवरी 10 ईयर्स ओवर द कंट्री। तो हमारे कंट्री में हर 10 साल के बाद सेंसस यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है, सेंसस ऑपरेशन किया जाता है। तो उसी के तहत हम लोग यहाँ पे पॉपुलेशन का डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं। पहला जो सेंसस हुआ था वो अनऑफिशियल सेंसस हालांकि था। द फर्स्ट पॉपुलेशन इन इंडिया वाज कंडक्टेड 1872, 1872 में सेंसस किया गया था पहली बार, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा पहली बार 1881 में किया गया था। और उसके बाद हर 10 साल पे यहाँ पे सेंसस किया जा रहा है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे कहा जा रहा है, तो एग्जामिन फिगर 1.1, ये जो फिगर आई थिंक यही 1.1 होगा, ठीक है, या फिर इसके नीचे होगा मे बी। हाँ, ये फिगर 1.1 यहाँ पे मैप है, तो इस मैप को पहले देख लीजिए। यहाँ पे दिखा रहा है कि 1 डॉट इक्वल टू 2 लाख पर्सन है ना। तो एक डॉट जहाँ पे है उसका मतलब 2 लाख पर्सन है। तो यदि हम लोग इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे डॉट जो है काफ़ी दूरी दूरी पे है ना, यहाँ पे डॉट काफ़ी दूरी दूरी पे है, यहाँ पे भी डॉट काफ़ी दूरी दूरी पे है, यहाँ पे थोड़ा सा दूरी पे है। आप इस एरिया में देखिए खास करके, यहाँ पे डॉट कितना नज़दीक नज़दीक है ना। जो गंगा का बेल्ट है यहाँ पे, गंगा रीजन वाला जो है, गंगा नदी जिस तरह से बहती है, तो इस रीजन में आप देखिए यहाँ पे कितना नज़दीक नज़दीक पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आसाम में भी आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी नज़दीक नज़दीक डॉट है। यदि इधर देखा जाए तो डॉट थोड़ा सा दूर दूर है, लेकिन इस एरिया में फिर से डॉट काफ़ी ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेटेड है। यहाँ पे डॉट काफ़ी ज़्यादा है इस एरिया में, और यहाँ समुद्र किनारे देखा जाए तो डॉट काफ़ी ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे देखा जा रहा है बीच में यदि देखा जाए तो यहाँ पे डॉट काफ़ी दूर दूर है, इधर उतना ज़्यादा नहीं डॉट है, इधर भी ज़्यादा डॉट नहीं है। तो वापस अपने आते हैं। तो एग्जामिन फिगर 1.1 एंड ट्राइंग टू डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें किस तरीके से शो किया गया उसको बताना है। इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज अ हाईली अनइवन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि इससे क्लियर पता चलता है कि इंडिया में जो है काफ़ी ज़्यादा अनइवन है। अनइवन मतलब कि हर जगह पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं है, मतलब कि सेम नहीं है। द परसेंटेज शेयर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द कंट्री सो दैट उत्तर प्रदेश इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन फॉलोड बाय महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। क्या कह रहा है कि यदि परसेंटेज शेयर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल का आता है। यानी कि टॉप 4 स्टेट यहाँ पे दिया गया है। ये मैप ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि कहाँ पे पॉपुलेशन यहाँ पे दिखा रहा है कि 1 डॉट इक्वल टू 2 लाख पॉपुलेशन है ना। तो डॉट कहीं ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, कहीं दूर दूर पे है। आगे यदि देखा जाए तो चेक फ्रॉम द टेबल, पीछे एक टेबल दिया है बुक के लास्ट में, वहाँ पे बताया जा रहा है कि यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश अलॉन्ग विद तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक एंड गुजरात टुगेदर अकाउंट 76% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो गिने चुने जो स्टेट है, मुश्किल से 10 स्टेट होंगे, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश है ना, इसके अलावा तमिलनाडु, एमपी, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, ये सब 10 स्टेट लगभग हैं। इसको यदि मिला दिया जाए तो 76% तो यही 10 स्टेट का पॉपुलेशन हो जाता है, 26%। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो शेयर ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी स्मॉल इन द स्टेट लाइक जम्मू एंड कश्मीर। तो पॉपुलेशन का शेयर यदि दूसरे स्टेट में देखा जाए, जम्मू कश्मीर में लगभग 1% ही पॉपुलेशन रहता है पूरे इंडिया का, अरुणाचल प्रदेश में 0.1%, उत्तराखंड में 0.84%। इन स्पाइट ऑफ दिस स्टेट हैविंग फेयरली लार्ज जोग्राफिकल एरिया। हालांकि ये जो स्टेट हैं इनका जोग्राफिकल एरिया बड़ा है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन कम रहते हैं।
Such an uneven spatial distribution of population in India suggests as a close relationship between population and physical, socio-economic and historical factor। तो क्या जा रहा है कि इस तरीके से अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का इंडिया में, ये हम लोग को दिखाता है, हम लोग को सजेस्ट करता है कि क्या क्लोज रिलेशनशिप है पॉपुलेशन और फिजिकल, पॉपुलेशन के बीच में और फिजिकल कंडीशन के बीच में, वहाँ का फिजिकल, सोशियो इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल फैक्टर के बीच में, पॉपुलेशन और वहाँ के फिजिकल कंडीशन के बीच में एक रिलेशन है, एक डायरेक्ट रिलेशन है, ऐसा बोल सकते हैं। इट इज क्लियर दैट क्लाइमेट अलॉन्ग विद टेरेन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर लार्जली डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कौन कौन यहाँ पे डिटरमाइन करता है? तो क्लाइमेट तो है ही, इसके अलावा वहाँ का टेरेन, वहाँ का ज़मीन कैसा है, वहाँ पे पानी कितना अवेलेबल है, ये सब सारा मैटर यहाँ पे मतलब कि डिटरमाइन करता है वहाँ के पॉपुलेशन को। Consequently, we observe that North Indian plains, delta and coastal plains have higher proportion of population than interior district of southern and central Indian states। तो यदि देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में जो प्लेन, नॉर्थ इंडिया प्लेन का जो इलाका है वहाँ पे, उसके अलावा डेल्टा वाले एरिया में, कोस्टल प्लेन में ज़्यादा प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का। यदि देखा जाए तो इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट में या फिर सेंट्रल इंडियन स्टेट्स के देखा जाए, हिमालयन में या नॉर्थ ईस्टर्न में, उधर काफ़ी कम है। हाउएवर डेवलपमेंट ऑफ इरीगेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज and development of transport network has resulted in moderate to high concentration of population in which previously were thinly populated। तो कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ इरीगेशन के डेवलपमेंट होने से राजस्थान में, मिनरल और एनर्जी के रिसोर्सेज अवेलेबल होने के कारण झारखंड में, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बढ़ जाने के कारण पेंसुलर स्टेट में देखा गया है कि पहले यहाँ पे थिनली पॉपुलेटेड एरिया था, अब ये जो है मीडियम से हाई कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे पॉपुलेशन का हो रहा है, मतलब यहाँ का भी पॉपुलेशन अब बढ़ता जा रहा है। Among the socio-economic and historical factor of distribution of population, important ones are evolution of settled agriculture and agricultural development। तो यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है कि सोशियो इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल फैक्टर तो है ही पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है? तो इवोल्यूशन ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर का इवोल्यूशन है ना, वहाँ पे कितने दिन से एग्रीकल्चर हो रहा है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये सारा कुछ यहाँ पे डिटरमाइन करता है वहाँ का पॉपुलेशन को। It is observed that regions falling in the river plains and coastal area of India have remained the regions of large population concentration। तो ऐसा यहाँ पे देखा गया है कि जो रीजन जो नदी क्षेत्र में है ना, फॉलिंग इन द रिवर प्लेन्स एंड कोस्टल एरिया ऑफ पॉपुलेशन कोस्टल एरिया ऑफ द इंडिया कोस्टल एरिया में, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन होता है। इवन तो द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड वाटर इन दीज रीजन्स हैव शोन द साइन ऑफ डिग्रेडेशन। हालांकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि पानी और ज़मीन का ज़्यादा यूज के कारण यहाँ पे वाटर का डिग्रेडेशन हो चुका है, लैंड डिग्रेड हो चुका है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन रिमेन हाई। क्या कह रहा है कि आज भी लेकिन फिर भी यहाँ का पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है बिकॉज ऑफ एन अर्ली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट काफ़ी पहले से, इस कारण से। एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का डेवलपमेंट होने के कारण। ऑन द अदर हैंड द अर्बन रीजन्स ऑफ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो जो बड़े बड़े सिटी हैं, जैसे यहाँ पे दिल्ली, मुंबई और भी कई सिटी का नाम दिया गया है, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन काफ़ी ज़्यादा है, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ, इस कारण से वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी क्या होता है? तो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो इसी को डेंसिटी कहा जाता है। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं उसको हम लोग डेंसिटी के दिखाते हैं यहाँ पे। इट हेल्प इन गेटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो हम पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है लैंड के रिस्पेक्ट में, लैंड के साथ, उसको दिखाने में मदद करता है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया 2011 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया में यदि डेंसिटी देखा जाए तो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर था इंडिया का डेंसिटी। देयर हैज बीन अ स्टेडी इंक्रीज ऑफ मोर देन 200 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर ओवर द लास्ट 50 ईयर। पिछले 50 साल में देखा जाए तो लगभग 1 किलोमीटर स्क्वायर में 200 पर्सन का बढ़ोतरी हो गया है, यानी डेंसिटी में 200 पर्सन का यहाँ पे इंक्रीज देखा गया है पिछले 50 सालों में। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 117% इन 1951, 1951 में देखा जाए तो 117 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर था, जो 2011 में 382 हो चुका है। द डाटा सोन इन अपेंडिक्स 1 पीछे के लिस्ट दिया गया है, बुक के लास्ट में दिया है। गिव एन आइडियल ऑफ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन इन पॉपुलेशन डेंसिटीज इन द कंट्री विच रेंज फ्रॉम सोन 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश। तो क्या कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में रहता है, वहीं दिल्ली में 11,297 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। तो यहाँ पे इस डेंसिटी में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। यदि स्टेट वाइज देखा जाए तो बिहार का सबसे ज़्यादा डेंसिटी है 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर में 1102 पर्सन यहाँ पे रहते हैं। वेस्ट बंगाल में 1029। तो पहले जो है पिछले डाटा के अनुसार 2001 के सेंसस के अनुसार वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला था, लेकिन 2011 के डाटा के अनुसार 2011 के सेंसस के अनुसार बिहार सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला स्टेट बन चुका है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का 828 है, उसके बाद केरला, तमिलनाडु, ये सब का है हाइयर डेंसिटीज अमंग द पेनिनसुलर इंडियन स्टेट लाइक असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा मॉडरेट डेंसिटी। तो ये सब जो स्टेट है यहाँ पे डेंसिटी मॉडरेट है, न ज़्यादा हाई है न ज़्यादा लो है।
द हिल स्टेट्स ऑफ द हिमालयन रीजन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग असम हैव रिलेटिवली लो डेंसिटी विथ यूनियन टेरिटरीज एक्सक्लूडिंग अंडमान निकोबार वेरी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो जो हिल स्टेट है हिमालयन रीजन का, असम को छोड़ करके वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लो डेंसिटी है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिस्कस्ड इन द अर्लियर पैराग्राफ इज अ क्रूड मेजर टू ह्यूमन एंड लैंड रिलेशनशिप। तो क्या कह रहा है कि जैसे डेंसिटी जो है हम लोग को दिखाता है कि आदमी और आदमी का नंबर और वहाँ के ज़मीन में क्या रिलेशन है ना। टू गेट अ बेटर इनसाइट द ह्यूमन लैंड रेशियो इन द टर्म ऑफ प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन टोटल कल्टिवेबल लैंड, द फिजियोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चरल डेंसिटी शुड बी फाइंड आउट विच आर सिग्निफिकेंट ऑफ कंट्री लाइक इंडिया हैविंग अ लार्ज एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन। तब तो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे यहाँ पे बस ये देखा जाता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर पे कितने लोग रह रहे हैं, कौन से काम करते हैं ये तो नहीं देखा जाता है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं टू गेट अ बेटर इनसाइट, तो सही तरीके से मापने के लिए एक ह्यूमन लैंड रेशियो यूज किया जाता है इन टर्म ऑफ प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन द टोटल कल्टिवेबल लैंड। तो जो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है उसमें कितना एरिया कल्टिवेबल लैंड है, मतलब कितने एरिया पे खेती होता है, इसको यदि डिवाइड किया जाए, मतलब कि टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय जितने एरिया पे खेती हो रहा है, तो यहाँ का कंट्री का बेटर पिक्चर दिखाएगा कि लैंड पे कितना ज़्यादा प्रेशर है ना, क्योंकि हर जगह तो खेती हो नहीं रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेंसिटी का यहाँ पे मैप दिखाया गया, तो खास करके आप इधर के स्टेट में देखिए डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी डार्क आपको दिख रहा होगा। केरला में फिर आपको डेंसिटी डार्क दिखेगा, तमिलनाडु में थोड़ा सा डार्क दिखेगा। तो जहाँ पे 1200 से ज़्यादा है वहाँ पे डेंसिटी इस टाइप का है। तो ये 1200 से ज़्यादा आई थिंक सिर्फ दिल्ली का ही है 1200 से ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि बिहार का भी 1100 के समथिंग है, 1102 ही है। 800 से 1200 के बीच में एक कलर आपको दिखेगा, तो और लेस देन 100, ठीक है, तो आपको इस तरीके से है ना। तो यहाँ पे डेंसिटी का मैप दिखाया गया है। तो याद रखिए सबसे ज़्यादा डेंसिटी यदि स्टेट में पूछा जाए तो बिहार का, और यूनियन टेरिटरी में पूछा जाए तो न्यू दिल्ली का है, एनसीटी ऑफ दिल्ली जो है उसका है। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी का बात किया जाए तो टोटल पॉपुलेशन बाई नेट कल्टिवेटेड एरिया, यानी टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई जो जितने एरिया पे खेती होता है उसको हम लोग फिजियोलॉजिकल डेंसिटी बोलते हैं। एग्रीकल्चरल डेंसिटी टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन डिवाइड नेट कल्टिवेटेड। एग्रीकल्चरल डेंसिटी का पूछा तो कितने लोग खेती करते हैं, है ना, पॉपुलेशन में भी टोटल लोग खेती नहीं करते हैं, तो कितने लोग खेती करते हैं डिवाइडेड बाई नेट कल्टिवेबल एरिया, कितने एरिया पे खेती होता है। एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन इंक्लूड कल्टिवेटर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स। एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन में क्या क्या आता है, तो पहले तो खेती वाले किसान हो गए, जो मजदूर हो गए और उनके परिवार वाले हो गए, सब एग्रीकल्चर में आता है, एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन में आते हैं। अब ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्या करें कि किसी भी 2 समय में देखा जाए तो यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं उसको हम लोग ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं, मतलब कि लोग में कितना चेंजिंग आ रहा है, लोगों की संख्या में कितना चेंजिंग आ रहा है उसको हम लोग ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। इट इज रेट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, इसको परसेंटेज में शो किया जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ इज 2 कंपोनेंट नेमली नेचुरल एंड इंड्यूस्ड। पॉपुलेशन ग्रोथ का 2 कंपोनेंट है, एक है नेचुरल कंपोनेंट, एक है इंड्यूस्ड कंपोनेंट। व्हाइल द नेचुरल ग्रोथ इज एनालाइज्ड बाई, तो नेचुरल ग्रोथ को 3 यहाँ निकाला कैसे जाता है, तो बर्थ रेट और डेथ रेट के मुकाबले, है ना। इंड्यूस्ड कंपोनेंट को माइग्रेशन से देखा जाता है, इनवर्ड और आउटवर्ड माइग्रेशन पे लोग कितने आ रहे हैं और कितने लोग इस एरिया से जा रहे हैं। हाउएवर इन द प्रेजेंट चैप्टर वी विल ओनली डिस्कस द नेचुरल ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। तो हम लोग इस चैप्टर में जो नेचुरल ग्रोथ है इंडिया के पॉपुलेशन का उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। द डेकेडल एंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इंडिया आर बोथ वेरी हाई एंड स्टेडली इंक्रीजिंग ओवर टाइम। तो जो डेकेडल यानी कि 10 साल में कितना चेंज हो रहा है और 1 साल में कितना चेंज हो रहा है पॉपुलेशन इंडिया का, दोनों बहुत हाई है और दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज 1.64%। यदि ये इंडिया का एनुअल ग्रोथ रेट देखा जाए तो 1.64% है। अब यहाँ पे एक टर्म दिया है पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, यानी कि पॉपुलेशन कितने दिन में डबल कर लेता है खुद को, उसको हम लोग पॉपुलेशन डबलिंग टाइम बोलते हैं। द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इंडिया ओवर द लास्ट 1 century हैज बीन कॉज्ड बाय एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड द रेट ऑफ माइग्रेशन। तो क्या करें, जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का इंडिया में, इसका मतलब कि बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन तीनों पे डिपेंड कर रहा है। दीज आर 4 डिस्टिंक्ट फेजेज ऑफ ग्रोथ आइडेंटिफाइड विद इन दिस पीरियड। यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ आप उसी को देखिए। तो 11 से 21 में देखा जाए तो एक ही बार कम हुआ है ना, बस आपको 1911 से 1921 के बीच के एरिया में आपको देखने को मिलेगा। 10 साल के पीरियड में पॉपुलेशन कम हुआ था। ऐसा कई बार कई एग्जामों में पूछा जाता है कि कौन से डिकेड में इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय घट गया था, तो 1911 से 1921 का जो डिकेड था उसमें, याद रखिएगा। बाकी सब यहाँ से बढ़ा है, आप देख सकते हैं कि पहले 5% बढ़ा था 1901 से 11 के बीच में, उसके बाद फिर यहाँ पे घटा, फिर 11% बढ़ा, फिर उसके बाद 14% बढ़ा, 13%, 21%, 24%, 24%, काफ़ी ज़्यादा हाई रेट इधर था 60-71 के दशक में। 91 में 23% आप देख सकते हैं। उसके बाद 21%, अब थोड़ा सा घटा 17.64%। अभी जो डेकेडल ग्रोथ है इंडिया का 17.6% है, ऐसे याद रखिएगा। यहाँ पे एक फार्मूला दिया है डेकेडल ग्रोथ रेट का कि P2 माइनस P1 यानी कि पॉपुलेशन ऑफ प्रेजेंट ईयर माइनस पॉपुलेशन ऑफ बेस ईयर डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन ऑफ बेस ईयर इंटू 100 निकालेंगे तो ग्रोथ रेट निकल जाएगा।
आगे यदि हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिखाया गया ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का ग्रोथ कहाँ कितना ज़्यादा हुआ है। तो जहाँ पे ये परसेंटेज में है, जहाँ पे 25% से ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो किया है तो आप डार्क कलर में उसको देख सकते हैं। तो डार्क कलर आपको 2-3 जगह दिख रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ, यानी कि यहाँ पॉपुलेशन जो है 25% से ज़्यादा बढ़ा है। 20 से 25% इस एरिया में बढ़ा है, जो आपको एक बड़ा सा एरिया आपको दिख रहा होगा इधर, इधर ये सब जो एरिया है ना। और बाकी जगह 10 से 15%, केरला में सबसे कम ग्रोथ रेट देखने को मिला है, 10% से भी कम है। गोवा में भी 10% से कम है ग्रोथ रेट, है ना। तो इस तरीके से आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 4 फेज में बांटा गया, इंडिया का जो पॉपुलेशन का चेंज हुआ है उसको 4 फेज में यहाँ बांटा गया। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फेज 1 है द पीरियड फ्रॉम 1901 टू 1921, 1901 से 1921 का पीरियड जो है इसको कहा जाता है, रेफर टू एज ए पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज और ग्रोथ ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। तो इंडिया के पॉपुलेशन के ग्रोथ का स्टैग्नेंट फेज यानी कि स्थिर वाला फेज था, यह स्टेशनरी फेज था। सिंस इन दिस पीरियड ग्रोथ रेट वाज वेरी लो, क्योंकि इस पीरियड में ग्रोथ रेट काफ़ी कम था। इफ रिकॉर्डिंग ए निगेटिव ग्रोथ रेट 1911 टू 21, है ना, 11 से 21 वाले में निगेटिव ग्रोथ रेट था। बोथ द बर्थ रेट और डेथ रेट वेरी है, यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों काफ़ी ज़्यादा था। पुअर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विस और हेल्थ कंडीशन काफ़ी कम, पुअर फैसिलिटी में था। इलिटरेसी ऑफ पीपल एंड लार्ज एंड इनसफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, तो लोग अशिक्षित थे। यहाँ पे फूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी अनइवन था, मतलब किसी के पास भोजन का एक्सेस था, किसी के पास नहीं था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बर्थ रेट और हाई रेट दोनों, डेथ रेट दोनों काफ़ी ज़्यादा था। इसलिए इस एरिया में मतलब कि इस टाइम पीरियड में 1901 से 21 तक, है ना, 1901 से 1921 तक जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट था स्टैग्नेंट था, स्थिर था। अब फेज 2 आता है 1921 से आज़ादी तक का पीरियड, 1951 का पीरियड का यहाँ पे बात किया जा रहा है। रेफर टू पीरियड ऑफ स्टेडली पॉपुलेशन ग्रोथ, यहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है धीरे धीरे बढ़ रहा था। एंड ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सैनिटेशन थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री में जो है हेल्थ और सैनिटेशन में इंप्रूवमेंट हुआ। ब्राउट डाउन द मोर्टेलिटी रेट, इसके कारण से मोर्टेलिटी रेट में कमी हुआ यहाँ पे। एट द सेम टाइम बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इंप्रूव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो उसी समय देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव हुआ, जिसके कारण से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बढ़ा। द क्रूड बर्थ रेट रिमेन हाई, तो बर्थ रेट अभी भी काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन जो यहाँ पे डेथ रेट था वो कम हो गया था। दिस इज इम्प्रेसिव एज द बैकड्रॉप ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1920 एंड वर्ल्ड वार सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। डिकेड ग्रोथ 1951 से 81 तक बात किया जा रहा है, 1951 से 81 तक का। रेफर टू एज रिपोर्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इंडिया, तो ये 30 साल का जो पीरियड था 51 से 81, इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का काल बोला जाता है ना, पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। व्हिच काउज अ रैपिड फॉल इन द मोर्टेलिटी रेट, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट में काफ़ी कमी आ गया था, लेकिन फर्टिलिटी रेट यानी कि बर्थ रेट अभी भी काफ़ी ज़्यादा था। द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट वाज एज हाई एज 2.2%, एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पे 2.2% का था। इट इज इन दिस पीरियड आफ्टर द इंडिपेंडेंस द डेवलपमेंट एक्टिविटीज वर इंट्रोड्यूस्ड थ्रू अ सेंट्रलाइज प्लानिंग प्रोसेस, तो इसी समय में जो है आज़ादी के बाद डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पे सेंट्रलाइज प्लानिंग प्रोसेस के द्वारा, मतलब सेंटर के द्वारा एक प्लानिंग करके, प्लानिंग कमीशन जो आता था। एंड इकोनॉमी स्टार्टेड शोइंग अप इंश्योरिंग द इंप्रूवमेंट ऑफ लिविंग कंडीशन, इकोनॉमी यहाँ पे बढ़ने लगा, है ना, जिसके कारण से लोगों का कंडीशन बढ़ा, लिविंग कंडीशन बढ़ा। कंसिक्वेंटली देयर वाज अ हाई नेचुरल इंक्रीज एंड हायर ग्रोथ रेट, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नेचुरल इंक्रीज बढ़ा, हायर ग्रोथ रेट रहा। बिसाइड इंक्रीज इंटरनेशनल माइग्रेशन ब्रिंगिंग इन तिब्बतन्स, बांग्लादेशी, नेपाली एंड इवन फ्रॉम द पाकिस्तान कंट्रीब्यूट द हाई ग्रोथ रेट। क्या करें कि हाई ग्रोथ रेट का दूसरा रीजन ये भी रहा कि इस एरिया में, है ना, 51 से 81 का जो टाइम पीरियड है 30 साल का, यहाँ पे तिब्बत से माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ 1962 के आसपास। उसके बाद बांग्लादेशी लोग 1971 के आसपास इंडिया में आए काफ़ी ज़्यादा। इसी समय नेपाली लोग इंडिया में आकर के बसने लगे, क्योंकि इंडिया और नेपाल के बीच में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुआ था। और यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी कई लोग आए, जो पाकिस्तान बना था वहाँ से कई लोग आज़ादी के बाद यहाँ पे वहाँ पे मतलब उन लोगों को काफ़ी यातना सहना पड़ा, तो इसके कारण से यहाँ पे आ गए। तो इसके कारण से यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो 51 से 81 का जो पीरियड है उसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का काल बोला जाता है। इन द पोस्ट 1981, 1981 के बाद अभी तक द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री पॉपुलेशन इज रिमेंड हाई, तो ग्रोथ रेट तो अभी भी बढ़ा है, लेकिन एक साइन यहाँ पे दिखाया है कि अब पॉपुलेशन घटेगा। और डाउनवर्ड ट्रेड ऑफ क्रूड बर्थ रेट, तो क्योंकि बर्थ रेट यहाँ पे घट रहा है, तो जिसके कारण से पॉपुलेशन ग्रोथ जो है धीरे हुआ है थोड़ा सा, अभी कमा तो नहीं है लेकिन कमेगा इन फ्यूचर, ऐसा साइन हम लोग को मिल रहा है। दिस वाज इन द टर्न अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन द मीन एज ऑफ द मैरिज, तो क्या करें, इसका रीजन क्या है, तो मैरिज का जो एज था उसको बढ़ाया गया, मेल के लिए 21 और फीमेल के लिए 18 किया गया। यहाँ पे इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ पार्टिकुलरली एजुकेशन ऑफ फीमेल इन द कंट्री में फीमेल के एजुकेशन को बढ़ाया गया, लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया। द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हाउएवर स्टिल हाई इन द कंट्री, आज भी ग्रोथ रेट जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है देश में। इट इज प्रोजेक्टेड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल टच 135 मिलियन, 1350 मिलियन बाई 2025 आते आते हम लोग
135 करोड़ हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पे प्रोजेक्ट लगा, मतलब कि अनुमान लगाया गया है यूएनडीपी के द्वारा, सॉरी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के द्वारा। द एनालिसिस डन सो फार शो द एवरेज ग्रोथ रेट बट द कंट्री ऑल्सो हैज अ वाइड वेरिएशन इन ग्रोथ रेट्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर विच इज डिस्कस्ड बिलो। तो क्या कह रहा है कि हालांकि हम लोग अभी तक जो पढ़े तो ये पूरे कंट्री का था कि कंट्री में ग्रोथ कैसे हो रहा है, लेकिन यदि हम लोग देखें तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है कि किस एरिया में कितना ग्रोथ हो रहा है, इस बात में भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ में रीजनल वेरिएशन का बात किया जा रहा है। द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 1991 to 2001 इन इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज सो वेरी ऑब्वियस पैटर्न। तो 1901 से लेकर 2001 तक, सॉरी 1991 से 2001 तक, यहाँ 10 साल का जो पीरियड है उसका यहाँ पे दिखाया है कि इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में किस तरीके का पैटर्न फॉलो किया गया ग्रोथ रेट का। द स्टेट लाइक केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी एंड गोवा सो लो रेट ऑफ ग्रोथ नॉट एक्सीडिंग 20%। तो यहाँ 20% से भी कम है डिकेडल ग्रोथ, ठीक है। केरला में सबसे कम है 9.4%, हम लोग ऊपर एक मैप में देखे थे, है ना, इस बात को। कंटिन्यूअस बेल्ट ऑफ स्टेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री रिलेटिवली हाई ग्रोथ रेट। तो क्या कह रहा है कि नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में तो, और नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, यहाँ पे नॉर्थ सेंट्रल पार्ट जो रीजन है वहाँ पे आपको कुछ हाई मिलेगा ग्रोथ रेट, ठीक है, साउदर्न स्टेट के मुकाबले। इट इज़ इन द बेल्ट ऑफ कंप्राइजिंग गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। द ग्रोथ रेट ऑफ एवरेज रिमेन 20 से 25%। यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है 20 से 25% के बीच में। ड्यूरिंग 2001-11 द ग्रोथ रेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैव रजिस्टर्ड अ लोअर फिगर। तो कह रहे 2001 से 11 के बीच में सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का जो ग्रोथ रेट है वहाँ पे कमा है कंपेयर टू 1991 टू पिछले डिकेड के मुकाबले। द परसेंटेज डिजिटल ग्रोथ ऑफ 6 मोस्ट पॉपुलस स्टेट, जो 6 मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सॉरी मध्य प्रदेश, है फॉलन। तो यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है कम हुआ है पुराने डिकेड से, पिछले डिकेड के मुकाबले। द फॉल बीइंग द लोवेस्ट फॉर आंध्र प्रदेश, से फॉल जो है सबसे कम है आंध्र प्रदेश 3.5% का, हाईएस्ट है महाराष्ट्र में, वहाँ पे पॉपुलेशन लगभग 6.7% कम हो चुका है। तमिलनाडु में 3.9%, पुडुचेरी में 7% यहाँ पे पॉपुलेशन कम हो गया है, ठीक है। अब है अन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ इट एडोलसेंट। से क्या करें कि पॉपुलेशन ग्रोथ का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे क्या है कि एडोलसेंट्स का नंबर बढ़ना। एडोलसेंट्स यानी कि जो वर्किंग एज के लोग हैं या फिर जो मतलब कि जो पहले चाइल्ड से अभी मेल वाले जो एडल्ट वाले के बीच का फेज है उस वैसे लोगों का संख्या बढ़ना। एट द प्रेजेंट द शेयर ऑफ एडोलसेंट अप टू द एज ऑफ 10 to 19 ईयर इन 20.9%। 2011 के डाटा के अनुसार 21% ऐसे लोग थे उस समय जो 10 से 19 साल के बीच में थे। एमॉन्ग विच मेल एडोलसेंट कंस्टिट्यूट 52.7%, जिसमें मेल एडोलसेंट का नंबर 52.7% है, वहीं फीमेल एडोलसेंट 47.3% है। द एडोलसेंट पॉपुलेशन दो रिगार्ड एज द यूथफुल पॉपुलेशन हैविंग हाई पोटेंशियल। क्या कह रहा है कि एडोलसेंट पॉपुलेशन जिसको यूथ पोटेंशियल कहा जाता है तो कंट्री के लिए बेनिफिशियल होता है, बट एट द सेम टाइम दे क्वाइट वल्नरेबल इफ नॉट गाइडेड एंड चेनलाइज प्रॉपर्ली। लेकिन यदि उनको सही तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, मतलब उन लोगों को सही रास्ता नहीं दिखाया जाए, तो लोग गलत रास्ते को पकड़ सकते हैं, उसके प्रति काफ़ी वल्नरेबल होते हैं। देयर आर मैनी चैलेंजेस फॉर द सोसाइटी एज फार एज एडोलसेंट्स आर कंसर्न। तो क्या करें कि एडोलसेंट को लेकर के काफ़ी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा चैलेंज है। सम ऑफ विच आर लोअर एट मैरिज। तो जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोअर एट पे मैरिज करना, है ना, मतलब कम उम्र में शादी करना, इलिटरेसी पार्टिकुलरली फीमेल इलिटरेसी, स्कूल ड्रॉप आउट, लो इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हाई रेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी एडोलसेंट मदर्स, हाई रेट ऑफ HIV, एड्स इन्फेक्शन, फिजिकल एंड मेंटल डिजेबिलिटी। तो ये सब जो यहाँ पे ड्रग एब्यूज, अल्कोहलिज्म, ठीक है, जुवेनाइल डिलिक्वेंसी एंड कमिटेंस ऑफ क्राइम्स, ये सब जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा यदि हम उसको सही दिशा नहीं देखा पाए एडोलसेंट को। तो इन व्यू ऑफ दिस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन सर्टेन पॉलिसी टू इम्पार्ट प्रॉपर एजुकेशन टू द एडोलसेंट ग्रुप्स सो दैट देयर टैलेंट आर बेटर चैनलाइज्ड एंड प्रॉपर यूटिलाइज। तो क्या करें, इसके लिए जो है गवर्नमेंट काफ़ी पॉलिसी यहाँ पे लेकर के आती है ताकि उसके जो यूज है उसको सही तरीके से किया जाए, उसको सही रास्ता दिखाया जाए। द नेशनल यूथ पॉलिसी इज वन एग्जाम्पल। तो उसी का एक एग्जाम्पल नेशनल यूथ पॉलिसी विजन में डिजाइन टू लुक इनटू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ फॉर आवर लार्ज यूथ एंड एडोलसेंट पॉपुलेशन। जो हमारे इतना ज़्यादा संख्या में जो यूथ है और एडोलसेंट पॉपुलेशन है उसके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे मेनली नेशनल यूथ पॉलिसी डिजाइन किया गया। द नेशनल यूथ पॉलिसी NYP 2014 लॉन्च्ड इन फरवरी 2014 प्रपोज द होलिस्टिक विजन ऑफ फॉर द यूथ ऑफ इंडिया। तो इंडियन यूथ के लिए जो NYP 2014 था एक होलिस्टिक विजन शो करता है विद इज टू एम्पावर द यूथ ऑफ द कंट्री टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल। ताकि कंट्री के जो यूथ है उनको उनका पूरी तरीके से यूज़ किया जाए, उसको फुल पोटेंशियल पे यूज़ किया जाए, एंड थ्रू देम इनेबल इंडिया टू फाइट विद द राइटफुल प्लेस इन द कम्युनिटी ऑफ नेशन। यहाँ पे यूथ को जो है 15 से 29 साल के लोगों की यूथ कहा गया है, जो नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 का है उसमें। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो फॉर्मुलेटेड द नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्किल डेवलपमेंट का भी कार्यक्रम चलाया गया है।
and entrepreneurship in 2015 to provide an umbrella framework to all skilling activities being carried out within the country and to align these to command कॉमन स्टैंडर्ड लिंक स्किलिंग विथ डिमांड सेंटर, है ना। तो स्किल इंडिया भी चलाया गया इसके लिए। इट अपीयर्स फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज वाइडली वेरिएंट ओवर स्पेस एंड टाइम इन द कंट्री। तो यहाँ पे जैसे दिखाया जा रहा है ऊपर जो भी डिस्कशन यहाँ पे, उसके आधार पर लोग कह सकते हैं जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, ये काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है टाइम के अनुसार, स्पेस मतलब कि जगह के अनुसार और टाइम दोनों के अनुसार। और ये जो है कंट्री में सोशल प्रॉब्लम को भी दिखाता है, मतलब कि ग्रोथ रेट जो है सोशल प्रॉब्लम से भी मतलब कि यहाँ पे लिंक्ड है। हाउएवर इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर इंसाइट इनटू ग्रोथ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन इट इज आल्सो नेसेसरी टू लुक इनटू द सोशल कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो इसके लिए हम लोग को पॉपुलेशन का सोशल कंपोजिशन भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन इज अ डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी। तो एक अलग फील्ड है स्टडी का विद इन पॉपुलेशन ज्योग्राफी विद अ वास्ट कवरेज ऑफ एनालिसिस ऑफ। तो यहाँ पॉपुलेशन कंपोजिशन हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो क्या एज है वहाँ के पॉपुलेशन का, किस जेंडर के लोग हैं, किस सेक्स के लोग हैं, प्लेस ऑफ रेसिडेंस किस एरिया में रहते हैं, रूरल है अर्बन है, इथनिक कैरेक्टरिस्टिक यानी किस इथनिक बेस के हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन कितना है, कौन से लैंग्वेज बोलते हैं, कौन से रिलीजन है, मैरिटल स्टेटस, लिटरेसी, एजुकेशन, है ना। हर तरीके से कंपोजिशन को यहाँ पे देखा जाता है। इन दिस सेक्शन द कंपोजिशन ऑफ इंडिया पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर रूरल अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स लैंग्वेज रिलीजन पैटर्न ऑफ ऑक्यूपेशन विल बी डिस्कस्ड। हम लोग इन क्षेत्रों पे बात करेंगे, रूरल अर्बन लैंग्वेज रिलीजन एंड पैटर्न ऑफ ऑक्यूपेशन किस तरीके का काम करते हैं। तो सबसे पहले रूरल और अर्बन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन बाय द रिस्पेक्टिव प्लेस ऑफ रेसिडेंस इज द इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। वहाँ पे मतलब किस एरिया में वहाँ के ज़्यादा लोग रह रहे हैं, किसी कंट्री के ज़्यादा लोग, यदि अर्बन एरिया में मतलब कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है, वहाँ का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा डेवलप्ड है ना। दिस बिकम इवन मोर सिग्निफिकेंट फॉर अ कंट्री वी हैव द 68.8% ऑफ ए टोटल लिव इन विलेज। लेकिन इंडिया में 68.8% लोग जो हैं अभी भी विलेज में रहते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। डू यू नो दैट इंडिया हैज़ 6,40,867 विलेज। तो इंडिया में 6,40,867 गाँव हैं 2011 के सेंसस के अनुसार। आउट ऑफ विच 5,97,000 गाँव जो इनहेबिटेड हैं। इनहेबिटेड मतलब कि यहाँ पे लोग रहते हैं। हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री। तो पूरे कंट्री में जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम नहीं है, मतलब कि यूनिफॉर्म नहीं है। यू माइट हैव नोट दैट स्टेट लाइक बिहार एंड सिक्किम में वेरी हाई परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन। तो बिहार और सिक्किम में ग्रामीण जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। द स्टेट ऑफ गोवा एंड महाराष्ट्र, तो गोवा और महाराष्ट्र में देखा जाए तो वहाँ पे विलेज में जो रहने वाले लोगों की संख्या है शहर में रहने वाले लोगों की संख्या के लगभग बराबर है। द यूनियन टेरिटरीज ऑन द अदर हैंड हैव अ स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। यूनियन टेरिटरीज में देखा जाए तो रूरल पॉपुलेशन का जो मतलब कि रूरल पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन है वो काफ़ी कम है, दादरा नगर हवेली को छोड़ करके। द साइज ऑफ विलेज आल्सो वेरी कंसिडरेबली। जो विलेज का साइज है ये भी काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। इट इज़ लेस देन 200% इन द हिल स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ ईस्ट में या फिर हिली एरिया में 200% माना जाता है एक विलेज में, वेस्टर्न राजस्थान में, रन ऑफ कच्छ में। एंड आई हाई 70,000% द स्टेट ऑफ केरला। और केरला में एक गाँव में 17,000 लोगों को एक गाँव माना जाता है, या फिर महाराष्ट्र में। A thorough examination of the pattern of distribution of rural population of India revealed that both intra-state and interstate level, the relative degree of urbanization and extent of rural-urban migration regulate the concentration of rural population। तो यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है कि यदि पूरी तरीके से स्टडी किया जाए इंडिया के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को या फिर रूरल पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को, तो यहाँ पे पता चलता है कि इंट्रा स्टेट यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या फिर इंटर स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट यानी कि एक ही स्टेट के अंदर, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, यहाँ पे पॉपुलेशन का माइग्रेशन होता है, या फिर कितना अर्बनाइजेशन हुआ है, उस राज्य में कितना अर्बनाइजेशन हुआ, कितने शहर बने हैं, ये सब डिपेंड करता है यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन के कॉन्सेंट्रेशन को। यू हैव नोटेड दैट कॉन्ट्रेरी टू रूरल पॉपुलेशन द प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन 31.16%, इंडिया इज क्वाइट लो। तो क्या करें कि इंडिया में 31.16% जो लोग हैं शहरों में रहते हैं, तो बाकी दूसरे के मुकाबले काफ़ी कम है। हालांकि ये भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। द ग्रोथ रेट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इज एक्सलेटेड ड्यू टू इनहेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ रहा है, यहाँ के हेल्थ और हाइजीन का कंडीशन बढ़ रहा है, इसके कारण से ये सब कुछ मतलब क्या बोलते हैं अर्बन पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू एज इन द केस ऑफ टोटल पॉपुलेशन हैज अ वाइड वेरिएशन थ्रू आउट द कंट्री। तो उसी तरीके से देखा जाए तो जैसे टोटल पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट था, कहीं ज़्यादा लोग रहते थे, कहीं कम लोग रहते थे, उसी तरीके से अर्बन पॉपुलेशन भी है। किसी एरिया में काफ़ी ज़्यादा शहरीकरण है, कहीं पे काफ़ी कम शहर बने हैं। इट इज हाउएवर नोटिस्ड इन द ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी देयर हैव बीन ए कंसिडरेबल इंक्रीज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। तो यहाँ पे कहा है कि हालांकि देखा जाए तो जितने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं हर जगह यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन में बढ़ोतरी देखा गया है। दिस इंडिकेट बोथ डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरिया इन द टर्म ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एंड एन इंक्रीज रेट ऑफ अर्बन माइग्रेशन। द रूरल अर्बन माइग्रेशन इज
कॉन्स्पिशियस इन द केस ऑफ अर्बन एरिया अलॉन्ग द मेन रोड लिंक्स एंड द रेल रोड इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जो माइग्रेशन है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा कंस्पिशियस है अर्बन एरिया में अलॉन्ग द मेन रोड लिंक एंड द रेल रोड इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। द इंडस्ट्रियल एरिया, तो कहाँ से, मतलब कि जो नॉर्थ इंडिया है जहाँ पे रेल और रोड का फैसिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया में पॉपुलेशन देखा जाता है, मतलब माइग्रेशन देखा जाता है कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, ये सब इलाके में। इन द एग्रीकल्चरली स्टेगनेंट पार्ट ऑफ द मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन्स तेलंगाना नॉट इरीगेटेड वेस्टर्न राजस्थान रिमोट हिली एंड ट्राइबल एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट अलॉन्ग द फ्लड प्रोन एरिया ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड लॉन्ग ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश द डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन रिमेन लो। तो क्या करें, इन सभी क्षेत्रों में कहाँ कहाँ, तो जो मिडिल और लोअर गंगा का प्लेन है जहाँ पे एग्रीकल्चर आज भी काफ़ी ज़्यादा स्टेगनेंट है, मतलब स्थिर है, वहाँ पे एग्रीकल्चर पे जो भूमि है वो तेलंगाना, उसके बाद फिर वेस्टर्न राजस्थान जहाँ पे इरीगेशन फैसिलिटी नहीं है, हिली एरिया, ट्राइबल एरिया जो नॉर्थ ईस्ट का है, फ्लड प्रोन एरिया जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आता है पेनिनसुलर इंडिया में। इसके अलावा मध्य प्रदेश, यहाँ पे अर्बनाइजेशन आज भी काफ़ी लो है। तो यहाँ पे था रूरल अर्बन के आधार पे। अब है लिंग्विस्टिक कंपोजिशन। तो इन इंडिया इज अ लैंग्वेज ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इंडिया एक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का लैंड है। अकॉर्डिंग टू ग्रीसन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1903 to 28 देयर वर 179 लैंग्वेज एंड एज मेनी एज 544 डायलेक्ट्स इन द कंट्री। तो इंडिया में देखा जाए तो 179 लैंग्वेज था और 544 डायलेक्ट था। डायलेक्ट मतलब उसी लैंग्वेज का दूसरी तरह से बोलने का टोन जब बदल जाता है तो उसको डायलेक्ट बोलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया देयर आर 22 शेड्यूल लैंग्वेज। क्या करें कि मॉडर्न इंडिया में देखा जाए तो 22 शेड्यूल लैंग्वेज यहाँ पे एंड नंबर ऑफ नॉन शेड्यूल लैंग्वेज, और कई नॉन शेड्यूल लैंग्वेज मतलब कि कई ऐसे लैंग्वेज जिसको संविधान में जगह नहीं दिया गया। संविधान का जो 8वीं शेड्यूल है, 8th शेड्यूल है, उसी में 22 लैंग्वेज का एक नाम 22 लैंग्वेज लिखा गया, उसी को शेड्यूल लैंग्वेज बोलते हैं। आपके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि 10 रुपये के नोट पे कितने लैंग्वेज में 10 रुपया लिखा जाता है, आपको ये बताना है। मतलब इंडियन करेंसी में कितने लैंग्वेज को यूज किया जाता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एमॉन्ग द शेड्यूल लैंग्वेज द स्पीकर ऑफ हिंदी हैव द हाईएस्ट परसेंटेज। तो शेड्यूल लैंग्वेज में देखा जाए तो हिंदी बोलने वाले की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। द स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप आर संस्कृत, बोडो एंड मणिपुरी। तो 2011 के जनसंख्या के अनुसार, ठीक है, संस्कृत, बोडो और मणिपुरी बोलने वाले की संख्या काफ़ी कम है। हाउएवर इट नोटिस द लिंग्विस्टिक रीजन इन द कंट्री डू नॉट हैव अ शार्प एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्री। ये भी देखा गया कि ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है कि यहाँ के बाद दूसरा लैंग्वेज और यहाँ के बाद दूसरा लैंग्वेज हो जाता है। रादर दे ग्रेजुअली मर्ज एंड ओवरलैप इन द रेस्पेक्टिव फ्रंटियर जोन। तो क्या कह रहा है कि बल्कि ग्रेजुअली मर्ज करते हैं, और जो फ्रंटियर मतलब जो बाउंड्री वाला इलाका है, मान लीजिए कि एक एरिया हो गया, इधर हिंदी बोला जाता है, इधर बंगाली बोला जाता है, तो जो फ्रंटियर यानी कि जो बाउंड्री का इलाका, इस एरिया में हिंदी और बंगाली दोनों मिक्सचर आपको मिलेगा। तो वहीं यहाँ पे कहा जा रहा है कि मर्ज हो जाते हैं, ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को, है ना। तो कोई एक शार्प बाउंड्री नहीं है कि एक लाइन है, इसके इधर में हिंदी बोला जाता है, इसके इधर बंगाली बोला जाता है। आपको पहले हिंदी मिलेगा, फिर हिंदी बंगाली का मिक्सचर मिलेगा, फिर बंगाली का मिक्सचर मिलते मिलते बंगाली मिलने लगेगा। इस तरीके से लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन की बात किया जाए, द स्पीकर्स ऑफ मेजर इंडिया लैंग्वेज बिलोंग टू 4 लैंग्वेज फैमिली। तो इंडिया में जो भी लैंग्वेज बोला जाता है वो लैंग्वेज 4 लैंग्वेज फैमिली से आता है। बीच ऑफ देयर सब फैमिली एंड ब्रांचेज। आगे हम लोग देखते हैं रिलीजियस कंपोजिशन। तो लैंग्वेज का रिलीजियस कंपोजिशन है, रिलीजन इज वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट फोर्सेज। रिलीजियस कंपोजिशन की बात किया जाए तो इंडिया में किस रिलीजन के कितने लोग रहते हैं। तो रिलीजन इज द मोस्ट डोमिनेंट फोर्स अफेक्टिंग द कल्चरल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अधिकांशतः इंडियन का कल्चरल और पॉलिटिकल लाइफ को अफेक्ट करता है रिलीजन, यहाँ पे एक डोमिनेंट फोर्स है। सिंस रिलीजन वर्चुअली परमिटेड्स इनटू ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल, फैमिली एंड कम्युनिटी लिव्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी द रिलीजियस कंपोजिशन इन डिटेल। कहा जा रहा है कि यहाँ पे रहने वाले हर लोगों को रिलीजियस यहाँ पे अफेक्ट करता है, इसलिए रिलीजियस कंपोजिशन पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि कौन कौन से फैमिली से आता है। जैसे ऑस्ट्रिक एक फैमिली है, ठीक है, इस फैमिली में 2 सब ग्रुप है, ऑस्ट्रो एशियाटिक और ऑस्ट्रोनेशियन, ठीक है। तो यहाँ पे उस ब्रांच में आते हैं मोन, एक लैंग्वेज का नाम है मुंडा, मोन, खेर। और किस एरिया में बोले जाते हैं, तो ये जो लैंग्वेज बोला जाता है मेघालय और निकोबार आइलैंड में। मुंडा बोला जाता है वेस्ट बंगाल, झारखंड के इलाका में, है ना, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और इंडिया के बाहर भी बोला जाता है ऑस्ट्रोनेशियन जो है। द्रविडियन फैमिली तो काफ़ी ज़्यादा है, इसका ब्रांच देखा जाता है तो साउथ द्रविडियन, सेंट्रल द्रविडियन, नॉर्थ द्रविडियन। नॉर्थ द्रविडियन जो है कहाँ बोला जाता है, तो बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश में। सेंट्रल द्रविडियन आंध्र प्रदेश, MP, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक में साउथ द्रविडियन। साइनो तिब्बतन फैमिली तो बोला जाए तो इसका 2 ब्रांच है, एक है सियामी चाइनीज, एक है तिब्बतो म्यांमारी। तो तिब्बतो और म्यांमारी फैमिली का जो आता है तिब्बतो हिमालयन, यहाँ पे उसका फिर लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज फैमिली हो गया। ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इस एरिया में देखा जाता है। और सबसे आप में इंपॉर्टेंट देखा जाए तो इंडो यूरोपियन आर्यन जो बोल सकते हैं, इंडो आर्यन, इसमें आता है इंडियन डायडिक इंडो आर्यन, है ना। तो ईरानियन इंडिया के बाहर बोला जाता है। डायडिक फैमिली का जो लैंग्वेज जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। और इंडो आर्यन फैमिली का जो लैंग्वेज है जो हिंदी आता है जिसमें, तो काफ़ी सारे स्टेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो द स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज कंट्री सो दैट देयर आर सर्टेन स्टेट एंड
डिस्ट्रिक्ट हैविंग लार्ज नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ वन रिलीजन, तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि किसी एक कंट्री में मतलब किसी एक स्टेट में किसी एक रिलीजन के लोग ज़्यादा संख्या में रहते हैं, वहीं दूसरे स्टेट में उनका संख्या कम हो जाता है। हिंदू आर डिस्ट्रीब्यूटेड अ मेजर ग्रुप इन मैनी स्टेट, हिंदू जो है कई स्टेट में मेजोरिटी में है यहाँ पे देखा जाए तो। एक्सेप्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट अलोंग द बांग्लादेश बॉर्डर, इंडो पाक बॉर्डर, जम्मू कश्मीर, हिल स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, है ना, तो इस एरिया में हिंदू का संख्या काफ़ी कम है, जबकि और देखा जाए तो गंगा प्लेन में हिंदू का संख्या काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हैं किसका पॉपुलेशन कितना परसेंट है, तो इंडिया में हिंदू का पॉपुलेशन अभी 80% के लगभग है, 79.8%। मुस्लिम का पॉपुलेशन जो है 14.2% है, क्रिश्चियन 2.3%, सिख 1.7%, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और 0.2% ऐसे लोग हैं जो रिलीजन अपना नहीं बताते, मतलब कि रिलीजन किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, ठीक है। मुस्लिम द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी की बात किया जाए तो मुस्लिम सबसे बड़ा माइनॉरिटी ग्रुप इंडिया में, जो जम्मू कश्मीर में कंसंट्रेटेड है, उसके अलावा वेस्ट बंगाल और केरला में कंसंट्रेटेड है, उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट में कंसंट्रेटेड है, और दिल्ली के आसपास लक्षद्वीप में कंसंट्रेटेड है, और कश्मीर वैली और लक्षद्वीप में मेजोरिटी में है। अब रिलीजन एंड लैंडस्केप, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन्स और लैंडस्केप इज मैनिफेस्टेड थ्रू सैक्रेड स्ट्रक्चर सच एज सेमेट्रीज एंड असेंबलेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ग्रोव्स और ट्रीज एंड रिलीजियस पर्पसेस। तो क्या करें कि रिलीजियस जो है वहाँ का लैंडस्केप को भी, मतलब कि वहाँ पे लैंडस्केप को भी वेरी करता है। जैसे जिस एरिया में हिंदू ज़्यादा लोग रहते हैं तो वहाँ पे आपको मंदिर ज़्यादा मिलेगा, आपको वहाँ पे हिंदू से रिलेटेड जो प्लांट है वो ज़्यादा मिलेगा, पीपल, बनियान वगैरह ट्री आपको ज़्यादा मिलेगा, है ना। वहीं जहाँ पे दूसरे धर्म के लोग रहते हैं तो वहाँ पे सिमेट्री, जहाँ पे मकबरा वगैरह बनाए तो वो ज़्यादा मिलेगा आपको। सैक्रेड स्ट्रक्चर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंट्री, हालांकि जो सैक्रेड पवित्र जगह है कंट्री में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस में रेंज फ्रॉम इनकॉन्स्पिशियस विलेज श्राइन टू लार्ज हिंदू टेम्पल, मोनुमेंटल मस्जिद और ऑर्नामेंटेड डिजाइन कैथेड्रल इन द लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटीज। दिस टेम्पल, मस्जिद, गुरुद्वारा, मोनेस्ट्री, चर्चेज डिफर इन द साइज फ्रॉम स्पेस यूज एंड डेंसिटी, तो ये सब जो है साइज में डिफर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, द क्रिश्चियन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली इन रूरल एरिया ऑफ द कंट्री, कंट्री के रूरल एरिया में क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज़्यादा है, खास करके ट्राइबल इलाके आजकल क्रिश्चियन लोग को कन्वर्ट किया गया वहाँ पे। द मेन कॉन्सेंट्रेशन इज ऑब्जर्व इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गोवा, तो गोवा के वेस्टर्न कोस्ट में, केरला में और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के और फिर छोटा नागपुर एरिया में, मणिपुर के एरिया में आपको क्रिश्चियन ज़्यादा मिलेगा। सिख्स आर मोस्टली कंसंट्रेटेड रिलेटिवली स्मॉल एरिया ऑफ द कंट्री, सिख जो है मेनली छोटे एरिया में कंसंट्रेटेड है, आपको पंजाब में सबसे ज़्यादा मिलेंगे, उसके बाद हरियाणा और दिल्ली में आपको सिख मिलेंगे, है ना। जैन एंड बुद्धिस्ट आर स्मॉलेस्ट रिलीजियस ग्रुप्स इन इंडिया, जैन और बुद्धिस्ट काफ़ी कम संख्या में, देयर कंसंट्रेशन ओनली सिलेक्टेड एरिया ऑफ द कंट्री। जैन से मेजर कंसंट्रेशन इन द अर्बन एरिया ऑफ द राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र, तो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के जो अर्बन एरिया है वहाँ पे जैन पॉपुलेशन आपको ज़्यादा मिलेगा। वाइल इन द बुद्धिस्ट आर कॉन्सेंट्रेटेड मोस्टली इन महाराष्ट्र, जबकि बुद्धिस्ट जो है मेनली महाराष्ट्र में कॉन्सेंट्रेटेड है। द अदर एरिया ऑफ बुद्धिस्ट और सिक्किम, तो और एरिया में जहाँ बुद्धिस्ट रहते हैं तो सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख हो गया, त्रिपुरा हो गया, लाहौल स्पीति जो हिमाचल प्रदेश का है वहाँ पे हो गया, तो इस एरिया में बुद्धिस्ट लोग आपको मिलेंगे। द अदर रीजन्स ऑफ इंडिया इंक्लूड जोरोस्ट्रियंस, तो और जो रिलीजन इंडिया में वो जोरोस्ट्रियंस हैं, ट्राइबल्स एंड अदर इंडिजिनियस फेथ्स एंड बिलीफ्स। दिस ग्रुप्स आर कॉन्सेंट्रेटेड स्मॉल पॉकेट्स ऑफ द स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री। अब एक कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, यानी कि आदमी काम किस तरीके का करता है, तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक स्टेटस इज डिवाइडेड इन 3 ग्रुप, यहाँ पे 3 ग्रुप में बांटा गया है, मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर और नॉन वर्कर। यानी कि मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर जिनको काफ़ी मतलब काफ़ी कम समय के लिए काम मिलता है, या फिर जो मजदूरी काफ़ी कम, वो डेली वेज पे वर्कर होते हैं, और नॉन वर्कर। इट इज ऑब्जर्व दैट इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर बोथ मेन एंड मार्जिनल, यानी वर्कर का जो पॉपुलेशन है इज ओनली 39.8%। 2011 के जनसंख्या के अनुसार मात्र 39.8% जो है वर्किंग करते हैं, मतलब काम करते हैं। लिविंग अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ 60% एज नॉन वर्कर, 60% लोग इंडिया में काम करते ही नहीं हैं। दिस इंडिकेट दैट इन इकोनॉमिक स्टेटस इन विच देयर इज अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन, इसलिए हमारे यहाँ डिपेंडेंट पॉपुलेशन का संख्या काफ़ी ज़्यादा है। फर्दर इंडिकेटिंग पॉसिबल एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, या फिर यहाँ पे अनएम्प्लॉयड या फिर अंडर एम्प्लॉयड लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हैं मेन वर्कर इज अ पर्सन वर्क फॉर एटलीस्ट 183 डेज इन ईयर, तो 183 दिन यदि साल का कोई काम करता है तो उसको मेन वर्कर बोलते हैं। मार्जिनल वर्कर उसको बोलते हैं जो 183 दिन से कम काम करता है, 183 देर से कम काम करता है तो उसको मार्जिनल बोलते हैं, और उसे कम से कम उतना दिन या उससे ज़्यादा करता है उसको मेन वर्कर बोलते हैं, जो काम नहीं करता बेचारा उसको नॉन वर्कर बोलते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी शो मॉडरेट वेरिएशन फ्रॉम 39.6% इन गोवा टू 49% इन दमन एंड दीव। तो वर्किंग पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन है वो ये भी वेरी करता है, किसी एरिया में ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है, किसी एरिया में लोग कम एम्प्लॉयड है। द स्टेट विथ हायर परसेंटेज ऑफ वर्कर, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्कर है वो स्टेट है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। यूनियन टेरिटरी की बात किया जाए तो यहाँ पे दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये सब जो है हाई पार्टिसिपेशन रेट है, मतलब यहाँ पर वर्कर का संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इट इज अंडरस्टूड दैट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्री लाइक इंडिया द वर्कर पार्टिसिपेशन रेट टेंड टू बी हायर इन द एरिया ऑफ लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडिया में ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है वहाँ पे वर्कर पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, ठीक है।
और जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है वहाँ पे वर्कर का पॉपुलेशन कम होता है। द ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन एक्चुअली मीन्स द इंगेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल फार्मिंग मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन मतलब कौन सा आदमी कौन सा काम करता है। सो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर वर्कर कंपेयर टू द सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में इंडिया में ज़्यादा लोग काम करते हैं जबकि सेकेंडरी टर्शियरी में कम लोग काम करते हैं। 54.6% लोग जो हैं टोटल वर्किंग कल्टिवेशन का एग्रीकल्चर लेबर है, एग्रीकल्टिवेटर्स है, जबकि 3.8% जो है हाउस होल्ड में काम करते हैं, 41.6 बाकी दूसरे तरीके का काम करते हैं, ट्रेड कॉमर्स वगैरह करते हैं। एज फार एज ऑक्यूपेशन ऑफ कंट्री मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इज कंसर्न, मेल वर्कर्स आउट नंबर फीमेल वर्कर्स ऑल द सेक्टर्स, क्या करें तीनों सेक्टर में देखा है तो मेल का संख्या काफ़ी ज़्यादा है, फीमेल का संख्या काफ़ी कम। यहाँ पे आप बॉक्स यहाँ पे देख सकते हैं कौन से एरिया में कौन सा काम करता है, आप यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी को बढ़ाने के लिए लिखा गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, एक सोशल कैंपेन है। तो प्रोमोटिंग जेंडर सेंसिटिविटी थ्रू बेटी बचाओ बेटी सोशल कैंपेन, द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर बिलीव टू ए नेचुरल एंड बायोलॉजिकल, तो जो डिवीजन है सोसाइटी का यहाँ पे मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर के बीच में नेचुरल है और बायोलॉजिकल, बट इन रियलिटी देयर आर सोशल कंस्ट्रक्ट एंड रोल असाइन टू इंडिविजुअल, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि हालांकि आदमी के द्वारा हर किसी को अपना एक डिपार्टमेंट बांट दिया गया कि वो आदमी यही काम करेगा। कंसिक्वेंटली द बायोलॉजिकल डिफरेंस बिकम द बेसिस ऑफ सोशल डिफरेंस, तो जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है मेल और फीमेल के बीच में ये सोशल डिफरेंस बन जाता है आगे चल के, डिस्क्रिमिनेशन होता है इसके आधार पर, एक्सक्लूजन होता है। द एक्सक्लूजन ऑफ ओवर हाफ ऑफ पॉपुलेशन बिकम अ सीरियस हैंडीकैप, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लगभग आधी आबादी यानी महिलाओं की आबादी लगभग आधा है, यदि उनको हम लोग काम से बाहर रखते हैं तो यहाँ पे इंडिया का सोसाइटी पे उसका ज़्यादा एक डैमेज पहुँचेगा। इट इज़ अ ग्लोबल चैलेंज विच बी एक्नोलेज्ड बाय द यूएनडीपी, एक ग्लोबल चैलेंज है जो यूएनडीपी के द्वारा भी एक्नोलेज किया जाता है। इफ डेवलपमेंट इज नॉट इंडेंजर्ड इट इज इंडेंजर्ड, तो जैसे क्या करें कि यदि डेवलपमेंट को इंजेंडर्ड नहीं करेंगे मतलब कि दोनों जेंडर तक नहीं पहुंचाएंगे तो डेवलपमेंट इंडेंजर हो जाएगा, ऐसा यूएनडीपी का कहना था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 1995 में। डिस्क्रिमिनेशन इन जेंडर एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन पार्टिकुलर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमनिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है ह्यूमनिटी के अगेंस्ट क्राइम है, चाहे कोई करे, गवर्नमेंट करे, आदमी करे। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमनिटी, ये बात याद रखिएगा, इसलिए आप भी कभी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिएगा। ऑल एफर्ट्स नीड टू बी मेड टू एड्रेस डिनाइल ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन, तो जितना भी यहाँ पे एफर्ट्स है, यदि किसी को एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है ना, लो वेज मिलता है, यदि एक ही तरह के काम के लिए दोनों को बराबर मजदूरी नहीं दिया जाता है, ठीक है, या फिर डिसरिगार्ड उसको किया जाता है एक डिग्निफाइड लाइफ में, तो उसको बोलते तो एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ। सोसाइटी विच फेल टू एक्नोलॉज एंड टेक इफेक्टिव मेजर टू रिमूव सच डिस्क्रिमिनेशन, यदि कोई सोसाइटी इस बात को नहीं स्वीकारता है और ऐसे लोगों को मतलब कि ऐसे को हटाने के लिए, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए कोई स्टेप नहीं लेता है, एक सिविलाइज सोसाइटी उसको नहीं बोला जा सकता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूली एक्नोलॉज द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस डिस्क्रिमिनेशन को देखा गया और पूरे कंट्री में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा एक कैंपेन चालू किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे ऑक्यूपेशनल कैटेगरी, तो 2011 के सेंसस के अनुसार पे यहाँ पे 4 ऑक्यूपेशनल कैटेगरी बांटा है, कल्टिवेटर्स, एग्रीकल्चर लेबर, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर और अदर वर्कर्स, है ना। तो बाकी जितने भी ऑफिशियल वर्कर आते हैं वो सब अदर वर्कर्स में आते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो प्राइमरी में अभी 54% लोग काम करते हैं, सेकेंडरी में मात्र 3.8% लोग काम करते हैं और टर्शियरी में 41.6% लोग काम करते हैं। द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इज रिलेटिवली हाई इन प्राइमरी सेक्टर, तो क्या करें कि प्राइमरी सेक्टर में देखा जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा है फीमेल का वर्कर जो है, दो इन रिसेंट ईयर देयर हैव बीन सम इंप्रूवमेंट इन द वर्क पार्टिसिपेशन विमेन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, लेकिन हाल के कुछ सालों में सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में विमेन का पार्टिसिपेशन थोड़ा सा बढ़ा है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया हैज शोन अ डिक्लाइन ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वर्किंग पॉपुलेशन है थोड़ा सा कम हुआ है, पहले 58% था, अभी 54% है, यदि 21 का सेंसस आएगा तो और कम रहेगा। कंसिक्वेंटली द पार्टिसिपेशन रेट इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैज रजिस्टर्ड एंड इंक्रीज, वहीं सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में देखा जाए तो इंक्रीज हुआ है। दिस इंडिकेट अ शिफ्ट ऑफ डिपेंडेंस ऑफ वर्कर फ्रॉम फार्म बेस्ड ऑक्यूपेशन टू नॉन फार्म, तो ये दिखाता है कि इंडिया में लोग जो हैं अब खेती बाड़ी छोड़ करके दूसरे काम को यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे स्टेट जैसे हिमाचल प्रदेश, नागालैंड है वेरी लार्ज शेयर ऑफ कल्टिवेटर, तो ऐसे स्टेट में कल्टिवेटर की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। वहीं दूसरे स्टेट बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब एरिया में देखा जाए तो यहाँ पे एग्रीकल्चर लेबर की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। द हाईली अर्बनाइज एरिया लाइक दिल्ली, चंडीगढ़ एंड पुडुचेरी वाइज लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर बीइंग एंगेज्ड इन अदर सर्विसेज, तो जो अर्बनाइज एरिया वहाँ पे लोग ज़्यादा अदर सर्विसेज में काम करते हैं। दिस इंडिकेट नॉट ओनली एबिलिटी ऑफ लिमिटेड फार्मिंग लैंड बट ऑल्सो लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन रिक्वायर मोर वर्कर्स इन द नॉन फार्म सेक्टर, तो इससे क्या पता चलता है कि एबिलिटी ऑफ लिमिटेड फार्मिंग लैंड मतलब फार्मिंग लैंड लिमिटेड है, बल्कि ये भी बताता है कि ज़्यादा लेवल पे यदि अर्बनाइजेशन किया जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए तो हमको ज़्यादा वर्कर चाहिए नॉन फार्म सेक्टर में।
तो इसी के साथ चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आपके लिए होमवर्क है कि आपको जो यहाँ पे 4 MCQ दिख रहा होगा, एक यहाँ है, ठीक है, एक MCQ यहाँ है, बाकी 3 MCQ नेक्स्ट पेज पे है। तो 4 MCQ का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।